हेलो हेलो हेलो। शुरू करें। लाइव कर दिया। कहां तक हुआ था? जंतुओं में जनन से स्टार्ट करना था। क्लास 8 में थे हम लोग क्या? जंतुओं में जनन, है ना? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जंतुओं में क्या जनन? तो पहला, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन से जनन होता है। इसमें कोई दिक्कत है? संलयन का मतलब होता है जुटना। संलयन मतलब जुटना। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन यानी जुड़ाव होता है तो क्या होता है? प्रजनन। ये ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, ये जो युग्मक का और मादा युग्मक के संलयन से जनन होता है। और जनन के बारे में क्वेश्चन पूछता है, विभाजन कितने प्रकार के? कोशिका विभाजन कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? एगो समसूत्री विभाजन, एगो होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा क्या होता है? जनन। समसूत्री विभाजन के द्वारा शरीर की वृद्धि होती है। शरीर और घाव, शरीर और क्या? घाव। और अर्धसूत्री विभाजन की अगर हम बात करें, इसी के द्वारा क्या होता है? जनन। नर युग्मक और मादा युग्मक जो आपस में मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं? अर्धसूत्री। मियोसिस और माइटोसिस सुने हो ना, उसी के द्वारा। तो ये शरीर का निर्माण करता है, घाव भरने का काम इसी से होता है। और जनन किसमें आता है? अर्धसूत्री विभाजन। इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विभाजन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। लिख लिए? हो गया? अब ध्यान से देखो, अगर अगर मिटाएं, ये जो जनन होता है, जनन की अगर हम बात करें तो जनन 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 जनन, ये मेल है। क्या है ये? मेल का स्पर्म हो गया। अब फीमेल का क्या हो गया? एग हो गया। एग हो गया, बोलन रे। 23 क्रोमोजोम इसका, 23 क्रोमोजोम इसका, ये दोनों आपस में यहां मिल गया। ये स्पर्म है और ये क्या है? एग। ये स्पर्म की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछता है ये क्या होता है? ये गतिशील होता है। स्पर्म एग के पास जाता है कि एग स्पर्म के पास? स्पर्म एग के पास। और इसका जो पूंछ वाला भाग होता है ना,
वो गति के लिए जिम्मेवार होता है। कौन वाला भाग? स्पर्म जो है गतिशील कौन होता है? स्पर्म। अस्थाई कौन होता है? अंडा ना, बोलन रे। और इसका जो स्पर्म का जो पूंछ वाला भाग है ये किसके लिए जिम्मेवार है? गति के। पूंछ वाला भाग यानी टेल आप कह सकते हैं। पूंछ वाला भाग यानी क्या कह सकते हैं? टेल जो होता है ये गति के लिए जिम्मेवार है। टेल किसके लिए जिम्मेवार है? गति के लिए जिम्मेवार है। तब ध्यान से देखना, ई हो गया अंडा, ई क्या हो गया? स्पर्म। ई दोनों मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, मिल गया, तो उसके बाद क्या बना? जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बना? एम्ब्रियो। आपको कहता है ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हो गया फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद क्या बना? एम्ब्रियो। और अगर इसको थोड़ा सा ये कीजिएगा तो जाइगोट, जाइगोट से 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर मोरूला बनता है। मोरूला से क्या बनता है? ब्लास्टोसाइट बनता है। ब्लास्टोसाइट से क्या बनता है? एम्ब्रियो, जो गर्भ में उपस्थित होता है। निषेचन की क्रिया कहां होती है? देखिए दो चीजें हैं। गर्भ, अगर हम निषेचन की बात करें, किसकी बात करें? निषेचन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। कहां पर निषेचन होता है? फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। गर्भ धारण कहां होता है? गर्भ का धारण कहां होता है? गर्भाशय में। गर्भ का धारण कहां होता है? गर्भाशय में। तब ध्यान से देखना, ये सारी चीजें पूछी जाती है। आपको कहेगा बताइए फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है वो क्या है? जाइगोट। जाइगोट ही एम्ब्रियो में बदलता है, लेकिन जाइगोट से एम्ब्रियो के बीच में 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, मोरूला, ब्लास्टोसाइट, और तब एम्ब्रियो बनता है। और ये एम्ब्रियो यानी भ्रूण हो गया। एम्ब्रियो यानी क्या हो गया? भ्रूण। अब भ्रूण से फिर जो है शिशु का निर्माण हो जाता है। तो कहने का मतलब गतिशील कौन है? स्पर्म। अस्थाई कौन है? अंडा। और गति करने के लिए कौन सा हिस्सा भाग लेता है? पूछना। और दोस्त मेरे इधर अगर हम बात करें निषेचन की, अगर हम बात करें, ये कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और गर्भ धारण कहां होता है? गर्भाशय। गर्भ धारण कहां होता है? गर्भाशय। क्लियर है? गर्भ धारण कहां होता है? गर्भाशय। क्लियर? लिख लो, निषेचन लिख लो फैलोपियन ट्यूब में, गर्भ धारण कहां होता है? गर्भाशय में। अब पहले निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। सही है? अरे लिखे, एनसीईआरटी वाला नोट्स में ही लिखिए, में छापते जाइए। पढ़े तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है? जब ये दोनों का संलयन होगा तो हम यहां कह सकते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है दोस्त मेरे? क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के और तत्पश्चात क्या बनता है? और तत्पश्चात यानी उसके बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो ना। एम्ब्रियो बोले तो भ्रूण का निर्माण होता है। पढ़ें? पढ़ें? अब देखो, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय मादा के जनन अंग हैं कि पुरुष के? ये तो सबको पता है। अंडा कहां होगा? मादा में। अंडवाहिनी, जो अंडा को ले जाता हो, अंडवाहिनी। गर्भाशय कहां होगा? मादा जनन। ये आपको क्वेश्चन मिलता होगा। क्वेश्चन देता है निम्न में से कौन पुरुष प्रजनन अंग है? तो पुरुष प्रजनन अंग में क्या क्या आ गया? टेस्टिस आ गया, पेनिस आ गया, ये सब क्या है? पुरुष प्रजनन अंग है। ई जो है अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ये सब क्या है? मादा प्रजनन अंग है। क्या है ये? कहता नर के जननांग है कौन? टेस्टिस, शुक्राणु, नली। एक तो टेस्टिस हो गया, टेस्टिस यही ना है। एक शुक्राणु की नली हो गया, जिससे शुक्राणु आपका जाता है। अंडाशय, मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अथवा अंड कोशिका कहते हैं। अब ध्यान से देखो, ये वृषण, टेस्टिस और शुक्राणु नली, और कौन? शिश्न। और कौन? शिश्न। ये तीनों किसके हैं? नर के।
किसके? अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करता है कि पुरुष, जिसे अंडाणु अथवा अंड कोशिका कहते हैं। वृषण टेस्टिस नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? शुक्राणु। अंडा पैदा करती है फीमेल और स्पर्म पैदा करता है मेल। गतिशील कौन होता है? स्पर्म गतिशील होता। चलो, कहते हैं अंडाणु एवं शुक्राणु के संलयन निषेचन कहलाता है। सही है? इसको हम लोग अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में जुड़ता है तो निषेचन कहलाता है, जिसके बाद किसका निर्माण करता है? जाइगोट का। और जाइगोट से किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो का। किसका? कहता है अंडाणु एवं शुक्राणु के संलयन निषेचन कहलाते हैं, और निषेचित अंडा क्या कहलाता है? जाइगोट यानी युग्मनज कहलाता है। सही है? मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। बताओ, निषेचन अंदर होता है कि बाहर होता है? अंदर होता है। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह जो करते हैं उसमें बाहर में निषेचन हो जाता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह कहां होता है? मेढक, मछली, स्टारफिश, इस सब में शरीर के बाहर ही क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। ठीक है? तो कहते हैं कहां कहां? मेढक में, मछली में, और कहां? स्टारफिश में। इसमें शरीर के बाहर निषेचन होता है कि अंदर? मनुष्य में तो शरीर के अंदर निषेचन होता है, जंतु में भी शरीर के अंदर। कहां निषेचन होता है? फेलोपियन ट्यूब में। कहां? आपका था युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा क्या बनता है? देखो ना, हम बोले ना अभी 2 सेल विभाजन, 4 सेल विभाजन, 9 सेल डिवीजन, और ये सब जब सेल आपस में डिवाइड होता है, देखो जैसे पहले फर्टिलाइज एग मिला। फर्टिलाइज एग मतलब स्पर्म और अंडा दोनों मिला। मिलने के बाद ये क्या हुआ? 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज में 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ब्लास्टोसाइट। उसके बाद फिटस इन 4 वीक, 4 वीक में फिटस इतना बड़ा हो जाता है। ये जो देख रहे हो इतना बड़ा फिटस 4 वीक में। 4 वीक मतलब कितना दिन हो गया? 1 महीना। कितना दिन? ई फिटस कितना दिन का है? 10 वीक का। ई फिटस कितना दिन का है? 16 वीक, यानी हो गया कितना? 4 सप्ताह। 4 महीना। अब तुम समझो 10 महीना में इतना बड़ा हो जाता है, यानी 2.5 महीने में इतना बड़ा हो जाता है। और 2.5 से 3 महीने के बाद जो है एबॉर्ट करना ये लीगल नहीं है। 3 महीने के बाद एबॉर्ट आप नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल माना जाता है। ऐसा ही कुछ रूल्स वगैरह है, क्योंकि इसके बाद तो ये देखो कंप्लीट जीव बन गया है। ये इधर 10 महीने है ना, 10 महीने के बाद हमको लगता है 12 महीने में 10 वीक है, सॉरी 10 वीक यानी 2.5 महीना। 2.5 महीना में लगभग ये जीव बन जाता है। यहाँ तो हमको लगता है 2.5 महीना, 3 महीना के बाद ये थोड़ा 16 वीक में जब जाओगे तुम 4 महीने में, 4 चौका 16, तो ये देखो लगभग इसका टांग, हाथ, पैर सब बन जाता है लगभग। आई तो फिर फिटस इन 20 वीक, यानी कितना महीना हो गया? 5 महीना का फिटस। सही, लगभग देखो ये हाथ को, ये हाथ अगर यहाँ चल गया है, कितना प्यारा लग रहा है ना रे। देखो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त मेरे कि अगर फर्टिलाइज होता है तब देखो कैसा है। आई धीरे 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 ब्लास्टोसाइट बनता है तब भी इतने बड़ा है। यहाँ 4 वीक में इतना बड़ा है। फिटस हो गया, फिर 16 वीक हो गया, फिर जो है ये 20 वीक यानी 5 महीना हो गया। टोटल लगभग ये 9 महीने का साइकिल जो है पूरा करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये देखता ना ये 5 महीना का है, तो ये पैर उड़ चलाना शुरू कर देता है। ये यहां से ये हाथ छूटेगा, ये हाथ जैसे अगर छूटेगा मारेगा पैर खटा, ठीक ना। ये मतलब बड़ा, देखो ना, हम तो देख के हमको हैरानी लग रहा है। ये कहां से देखो कहां तक का सफर तय होता है। नहीं, आई सब अर्धसूत्री विभाजन है। कौन विभाजन है? अर्धसूत्री विभाजन है। अब देखो ध्यान से, ये 1 डे है, ये 2 डे है, 2.5 दिन। कितना तेजी से हो रहा है से देखो। अरे बाप रे बाप, 3 दिन, ये 4 दिन, ये
5 दिन में 107 कोशिका बन जाता है। 107, जो कि पहले दिन में कै गो सेल है? 2 गो सेल है। आई देखो 107 5 दिन में कितना सेल हो जाता है? 107। और हमारा शरीर कोशिकाओं से ही तो बना हुआ है। चलो, तो कहते हैं युग्मनज में, युग्मनज मतलब जाइगोट में अनेक विभाजन होते। देखो बहुत सारा विभाजन हुआ, 2 से हो गया 4, 4 से हो गया 9, 9 से हो गया 16, अनेक विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? अनेक विभाजन होते हैं तथा क्या बनता है? फाइनली ये जो है यहां पर आके भ्रूण बन जाता। अब देखो कहते हैं भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है। अभी एगो केस आया था, उकर फेलोपियन ट्यूब में ही स्थापित हो गया। ये यहां गर्भाशय की दीवार में, ये ब्लास्टोसाइट है ना, तो इसको यहां होना चाहिए, यही ना होना चाहिए, जबकि हो गया कहां? फेलोपियन ट्यूब में। ये फेलोपियन ट्यूब में जो है, फेलोपियन ट्यूब में जो है वो किधर गया? जिसमें बढ़िया दिख रहा होगा वो देखो ना, कहाँ है? ये देखो, ये होना यहां चाहिए, बोलन रे, आई हो गया करे यहाँ। ऐसा मतलब गड़बड़ हुआ। एक तो हमको लगता है 7-8 साल के बाद उसको बउआ होने वाला था। आप सब कुछ पॉजिटिव था, रिजल्ट भी पॉजिटिव था। यहीं पर MGM मंजू गीता मिश्रा के यहाँ का केस था। यही ये होना यहाँ चाहिए, हो गया यहाँ इसी ट्यूब में ही। ट्यूब में हो गया तो मामला हो गया गड़बड़। कभी कभार ऐसा केस होता है और कि यहाँ पर हो जाए। और भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है आजकल के डिलीवरी में। जब आप डॉक्टर से मिलिएगा तो 150 कॉम्प्लिकेशंस यहाँ शहर बाजार में, आप गांव में भी अब होने लगा है। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने के बाद भी भ्रूण जो है वो खराब हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होने का रीजन यही है, हमारा खान पान इतना गड़बड़ हो गया है। पहले कुछ होता था, कोई हॉस्पिटल जाता था, अब तो साल भर में 5 बार तो अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। उसके बाद भी क्या होना है अगर कोई माई बाप नहीं, मतलब कह देगा क्रोमोजोमे में गड़बड़ी है, कह देगा प्लासेंटा नीचे आ गया है, तब बच्चा पलट गया है, तब बच्चा पेट में लेटरिन कर दिया है। 100 कॉम्प्लिकेशंस ऐसा होता है जब आप डेट से एक्सटेंड करते हैं। तो इसलिए डॉक्टरी सलाह लेनी, मेरी मानो तो अभी किसी को भी अगर डिलीवरी होना है तो शुरू से लेकर लास्ट तक उसको सरकारी में सही लेकिन डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए। कहते हैं अंडा से मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, लेकिन आजकल का डॉक्टर रोज बड़ा झोल कर रहा है। अभी एगो डिलीवरी होना था मेरी भाभी का, उसमें क्या हुआ कि उसको जैसे डेट उसका होना था 9 महीना, मान लो 10/9/2025 को उसका डेट होना था, डिलीवरी होना चाहिए था रूल्स के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। उसको डेट ही लिख के दे दी 25/8/2025 को डिलीवरी होना है। ठीक है, अब 25/8/2025 जब आ गया तब वो छटपटाने लगी, क्या डिलीवरी हो का ही नहीं रहा है, हो का ही नहीं रहा है। खट से डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर को तो पहले से पता है कि हम 15 दिन पहले का डेट दिए हुए हैं। और उसके बाद भ्रूण इतना मैच्योर हो जाता है कि वहां से निकाला जा सकता है। अब वो कह रहे कि बाबू तब की करो, तो पेट जो है ऑपरेशन करो और 40,000 हमरा लाओ, ठीक ना। अब 40,000 लाओ और न तो तुम जानो, वैसे ही कहेगी, न तो तुम जानो, तोरा लगेगा यार रिस्क है, चलो कर देते हैं, 40,000 वगैरह दे देगा तुम। जबकि ऑपरेशन करने के बाद बॉडी पर बहुत बैड इफेक्ट्स पड़ता है। तो लेकिन वो मेरा भाई जो है ना बड़ा गड़बड़ इंसान है, साफे गड़बड़ है। वो सीधे बोला कि धरती पर इतना जो 1 अरब जनसंख्या है, कोई मैये ना पैदा की है, हमरो बच्चा हो जाए। लेके चल गया घर लेके चल गया। वो बोली तो आप जानिए, डॉक्टर मैडम बोलती है। वो बोला कोई बात नहीं, हम ही जानेंगे, हमार ना है, हम जानेंगे। लेके चल गया। वहां जाने के बाद 15 दिन बाद जो है डिलीवरी हुआ। वो नर्स जो है थी वहां पर, ट्रेंड नर्स थी, वो करवाई डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुआ। 15 दिन बाद उसी दिन बच्चा लेके पहुंच गया वो डॉक्टर के केबिन में, वो मैडम के पास। वो 1 दिन का बच्चा लेके पहुंच गया, देखिए हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। तो कुछ ऐसनो पागल होता, लेकिन ऐसा पागलपंथी नहीं करना है। तुमको क्या करना चाहिए, जो भी अगर तुम्हारे आसपास में कोई हो
तो पहले उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखवाओ, अगर पैसा है तो, नहीं सरकारी में दिखवाओ। सरकारी वाले लोग जल्दी ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, अब प्राइवेट वाले लोग जल्दी ऑपरेशन करने के जुगाड़ में रहते हैं। तो तुम दोनों का मैच करवाओ कि रियल में मामला क्या है। तो सरकारी वाला तोरा ऑपरेशन अगर होने वाला भी होगा तो कहेगा हो जाएगा, इतना आदमी को हो रहा है तो और नहीं होगा। सरकारी वाला कहेगा अगर ऑपरेशन नहीं होने वाला है तो कहेगा करना ही पड़ेगा, तो सर कोई उपाय नहीं। तब आदमी जाए तो कहां जाए। तो उसको चीजों को समझना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम होगा। ऐसा ऐसा डॉक्टर है चला कि आधा दिमाग कर, हमको लगता है कि वो ज्यादा, एक डॉक्टर के पास जाओ दूसरा के पास जाओगे, सजेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए फैमिली में, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों सबको, फैमिली में किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हो, कभी भी एक डॉक्टर की सलाह पे कोई एक्शन ना ले, 2 से 3 डॉक्टर से सलाह जरूर लें, और खास करके एक सरकारी डॉक्टर से, सरकारी हॉस्पिटल में जाके तो सलाह लेवे करें। वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। तो कहते हैं अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु, अंड कोशिका कहते हैं, और वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे क्या कहते हैं, शुक्राणु। यहां तक हो गया था ना। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। युग्मनज अनेक विभाजन होते हैं कि एक विभाजन होता है? अनेकों विभाजन है। ये तो बड़ा लेकिन अजीब है, देख लो ये 5 दिन में कितना कोशिका विभाजन हो जाता है। 5 दिन में है, 5 डेज, 107। इधर वाला तो ये तो तुमको यहां दिख रहा है, ये ब्लास्टोसाइट बनने तक में देखो ये कितना विभाजन हो गया। आपको लेकिन क्वेश्चन पूछेगा भ्रूण के जस्ट पहले का कौन स्टेज कौन है? ब्लास्टोसाइट। अब ब्लास्टोसाइट से पहले का स्टेज जाइगोट का बनना। निषेचन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनता है? ब्लास्टोसाइट। अब ब्लास्टोसाइट के बाद क्या बनता है? भ्रूण। बोलो रे। तो हम ये स्टेप कह सकते हैं, हम ये स्टेप कह सकते हैं कि पहले होगा क्या? निषेचन। निषेचन के बाद क्या होगा? बोलो रे। जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा? ब्लास्टोसाइट। अब ब्लास्टोसाइट के बाद क्या बनेगा? भ्रूण। अच्छा, कितने लोग ब्लास्टोसाइट पहली बार सुन रहे हैं? जो लोग पहली बार सुन रहे हैं सब ना लिख लो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास है? बाप रे बाप, एक पर एक बाबू है हमारा। 8:38 हो रहा है, 39 मिनट में हम लोग घुसने वाले हैं। मिला लो, 39 हो गया। हम पगला है इस। मान लो रिकॉर्डेड है, चला तो पढ़ो ना। पढ़ना ना है तुमको कि हमारा चेक करना कि तू है कि नहीं है। पगला कहीं। आओ दोस्त, कोई बात नहीं, ये सब बात नहीं करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि और क्या होता है? परिवर्धन। अब 2 बातें हमने कहा, वृद्धि कहां होता है? गर्भाशय में। वृद्धि कहां होता है? गर्भाशय में। और निषेचन कहां होता है? कहां? फेलोपियन ट्यूब में। तो आपको कहेगा वृद्धि और विकास भ्रूण का कहां होगा? कहां कहां होगा? गर्भाशय में। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है। कहां स्थापित होता है? भ्रूण जो है देखो, गर्भाशय की दीवार में यह स्थापित हो जाता है जहां उसकी वृद्धि एवं क्या होता है? परिवर्धन होता है। भ्रूण का वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जिसमें सारा पार्ट आप उसका पहचान पाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। आगे आगे आगे। मनुष्य, गाय, कुत्ता जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन, उसे जरायुज जंतु कहते हैं। ओवीपेरस, अभिविपेरस सुने हो? ये क्या हो गया? वीवीपेरस। ये जंतु को जन्म दे रहा है ना, ये हो गया वीवीपेरस एनिमल। एक होता है ओवीपेरस एनिमल जो जंतु को जन्म नहीं देता, अंडा देता है। क्या देता है? अंडा देता है। इसको आप कह सकते हैं भी
पेरस एनिमल। एक क्या है? ओवी पेरस एनिमल। जो मुर्गा बताओ, डायरेक्ट मुर्गा देता है कि अंडा देता है? मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो, एक है जरायुज और एक है क्या है? अंड प्रजक। अंड प्रजक को क्या कहते हैं? अरे अंड प्रजक को क्या कहते हैं? ओवी पेरस। क्या कहते हैं इसको? ओवी पेरस एनिमल। कौन एनिमल कहते हैं? ओवी पेरस एनिमल। तो कितने प्रकार के एनिमल हो गए? दो प्रकार के। अंडा देने वाला और जंतु देने वाले को दो प्रकार से कहते हैं। खूब पूछता है जरायुज। ई अंड प्रजक नहीं पूछेगा ना, में अंड प्रजक मतलब देने वाला, जंतु तो सब मार देगा। ई लेकिन कोई नहीं मार पाता जरायुज, तो जरायुज पूछ देता है। जरायुज वह है जो सीधा जंतु पैदा करता है, अंडा पैदा नहीं करता। हम लोग क्या हैं? जरायुज हैं। जरायुज मतलब क्या है? विविपेरस। जरायुज मतलब क्या? विविपेरस। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। अभी देखो ये कायांतरण क्या है, खूब पूछता है क्वेश्चन कि ये रहा एग। क्या रहा ये एग छोड़ा, एग से क्या बन गया? लार्वा। लार्वा से क्या बना? प्यूपा। प्यूपा से फिर क्या बन गया? एडल्ट। फिर क्या बन गया? एडल्ट। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि बताइए, रेशम कीट जो हम लोग पालन करते हैं उससे, उसके किस स्टेज से जो है रेशम निकाला जाता है? प्यूपा से। किससे? ये देखो, ये स्टेज पूछता है कि बताइए ऑर्डर में सजाइए क्या होता है, तो हम कहेंगे एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। लिख लो इसको, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। हाँ, जुड़वा बच्चा क्यों पैदा होता बताएंगे। आगे है 9-10। पीडीएफ का लिंक डाला हुआ है। एक ही बार में सोच रहा है कि दूगो हो जाएगी, टेंशन फ्री हो जाए ना रे। मतलब तेरा शौक हो रहा है कि पापा पापा कहे ना। हाँ, वेरी गुड। कहता लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण। तो लार्वा से प्यूपा, पहले तो अंडा, अंडा से क्या बनता है? लार्वा। लार्वा से क्या बनता है? प्यूपा। प्यूपा से फिर क्या बनता है? एडल्ट। कहते हैं जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, बताओ लैंगिक या अलैंगिक? अब बताओ हम लोग क्या करते हैं? लैंगिक। हाँ, दो जीव भाग लेता है और जिसमें एक ही जीव भाग लेगा अलैंगिक। लेकिन इसका और भी डिटेल है जो हम लोग पढ़ेंगे। अलैंगिक प्रजनन कहते हैं जिसमें एक ही जीव भाग लेता है। ऐसा बहुत सारा है जिसका एग्जाम्पल हम लोग आगे पढ़ेंगे। कहते हैं हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। देखो कुछ नहीं है, ये बर्ड्स जो निकल कर आते हैं, ये बर्ड्स देखो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है तो इसको काट के नया पौधा बन जाता है। बोलन रे, ये निकलता है बर्ड्स, ये धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और फिर नया पौधा बन जाता है। तो कहता है हाइड्रा में मुकुलन द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? मुकुलन। खूब मिलता होगा हाइड्रा में मुकुलन होता है। लैंगिक, अलैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें एक ही भाग ले कि दोनों भाग ले? एक ही भाग ले। तो मुकुलन क्या है? लैंगिक या अलैंगिक? हाईलाइट कर लो, मुकुलन क्या है? अलैंगिक है। अमीबा, अमीबा एक कोशिका की बहु कोशिका है? एक कोशिका। इसमें वृद्धि क्या चीज से वृद्धि के कारण होती है? कोशिका झिल्ली के वृद्धि के कारण। इसमें जो वृद्धि होता है किसमें वृद्धि के कारण? किसमें वृद्धि के कारण? कोशिका झिल्ली में वृद्धि के कारण होता है। क्वेश्चन पूछा था, लिख लो। अमीबा में देखो, हम लोगों में वृद्धि किसमें होता है? कोशिका विभाजन के कारण। अरे हम लोगों में जो वृद्धि होता है किसके कारण? कोशिका विभाजन कर। लिखिएगा, अमीबा में वृद्धि, अमीबा के आकार में वृद्धि अमीबा के आकार में वृद्धि कोशिका झिल्ली में वृद्धि के कारण होता है।
क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव है। क्यों? कोशिका झिल्ली में वृद्धि के कारण होता है। क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव है। अब देखो, अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं? द्विविखंडन। अगर इसमें विखंडन होगा तो ये स्वयं को अगर विभाजित करेगा तो इसको क्या कहेंगे? द्विविखंडन। ये विखंडन फिर अलग टाइप का है जिसको हम लोग बात करेंगे जिस पर। किशोरावस्था, कौन अवस्था? जवान बनेगा अब तुम, प्रजनन हो गया ना, तब प्रजनन हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया तब तू बड़ा ना होगा। अब आ गया दोस्त मेरे किशोरावस्था में। किशोरावस्था का एक सबसे फेमस क्वेश्चन है जनरल कंपटीशन का कि हम लोग जो बोलते हैं यौवनारंभ जो है मर्दों में कैसे पता चलता है? आवाज से। और महिलाओं में पता चलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्ट होने से। ठीक ना? ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि भैया अगर हम लोग कैसे समझें कि हम किशोर हो गए, मतलब हम यौवन हमारा आ गया है, तो उससे हम लोग पता चलते हैं किससे? आवाज से। तो कहते हैं किशोरावस्था की ओर अब हम लोग जाएंगे। बेबी है, बेबी से क्या बनेगा? चाइल्ड, चाइल्ड से क्या बनेगा? एडोलसेंट्स। उसके बाद क्या बनेगा? एडल्ट। उसके बाद क्या बनेगा? ओल्ड। अब दोस्त मेरे, हम लोग गांव घर में कहते हैं बच्चा, अब बच्चा से हो लो जवान, और जवान से हो लो अधेड़, आधेड़ से हो लो बुढ़वा। नॉर्मल समझ लो कि जैसे पहले तुम था बच्चा, बच्चा से तुम बन गया चच्चा, आ चच्चा से अब तुम बन जाएगा पप्पा, आ पप्पा से तुम बन जाएगा दादा, आ दादा से तुम जाएगा मौत। तुम लोग अब अभी हमको लगता है तुम लोग चच्चा के स्टेज में आया है, आ गया। देखो, चच्चा भैया के स्टेज को पार कर गया तुम लोग, अब चच्चा के स्टेज में आ गया है। बस एक दुए स्टेप बचल है, दू में एक बचल है पप्पा। ठीक ना? पप्पा से सीधा तोहर जो है खात्मा हो जाएगा। किशोरावस्था, यौवनारंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होती है। जितना जनन जनन करने वाला पेनिस हो गया, वेजाइना हो गया, स्तन हो गया, इन सब चीजों में क्या होता है? वृद्धि होती है। तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर जहां बाल नहीं होना चाहिए वहां हो जाता है, बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाता है, तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती। किशोरावस्था, ये जब देगा क्वेश्चन लैंग्वेज बना के, मामला गड़बड़ा देगा। ये थोड़ा मजाक लग रहा होगा जब क्वेश्चन लैंग्वेज बना के देता है, कथन निष्कर्ष में देगा फंसा। किशोरावस्था में स्वर यंत्र, यही जनरल कंपटीशन में यही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। अब कॉन्फिडेंस में मारना भैया कि अगर लड़कों में कहा जाए कि वो यौवनारंभ हो, किशोरावस्था में आ गया, तो किशोरावस्था में आ गया मतलब उसका स्वर जो है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आवाज क्या हो जाएगा? बदल जाए। आवाज क्या हो जाएगा? बदल जाए। किशोरावस्था में स्वर यंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज फटने लगती है, हम मरद वाला आवाज। तो भैया ये 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताओ लड़कों में यौवनारंभ का कारण क्या है? स्वर यंत्रों में। या तो दे देगा स्वर यंत्रों में वृद्धि, या दे देगा आवाज का फटना, नहीं बदल जाना। आवाज का क्या होना? बदल जाना। या नहीं तो कथन निष्कर्ष में देगा कि बताओ जनन अंगों में वृद्धि। तो ये भी तो सही है? सही नहीं है, एनसीईआरटी में लिखल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर देगा लड़कों में, तो एक ही ऑप्शन अगर चुनना है तो आवाज। आवाज को स्वर यंत्र कहते हैं, और स्वर यंत्र दे देगा, आवाज नहीं देगा तो मार देना। और नहीं तो अगर मल्टीपल ऑप्शन अगर सही है तो कह देगा प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि, जहां पर बाल नहीं होना चाहिए वहां बाल का उग जाना, अन्य चीजें जो है इसका कारण दाढ़ी मूछों का आ जाना, ये भी है। लेकिन मेन कारण क्या है?
स्वर यंत्रों की वृद्धि। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है कि नहीं होती है? एकदम होता है। किशोरावस्था में लंबाई में क्या होता है? वृद्धि। देख लो अभी तुम लोग ई स्टेप में है, तुम लोग यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तुम हम यहाँ हैं, ये हम है यहाँ। अभी आप सभी छात्र जो है वो इस स्टेज पे हैं, हम आपसे एक स्टेज, कुछ लोग तो हमरो से आगे हैं। हम यहाँ हैं और आप जो है यहाँ। अब यहां से आप जो है ब्याह शादी कीजिएगा, एक स्टेप पार कीजिएगा, और यहां से फिर तब आप एकदम पापा, अधेड़ा पापा, अब फिर दादा बन जाइएगा। अब मामला हो जाएगा खत्म। कहते हैं यौवनारंभ एवं जनन अंगों की परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। एकदम सही बात है। टेस्टोस्टेरोन जानते हो ना, प्रोजेस्टेरोन जानते हो ना, ये सब क्या है? ये जनन अंगों में अलग अलग चीजें होती है, वो उसके लिए हार्मोन्स जो है जिम्मेवार है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा श्रावित पदार्थ है जो रुधिर में सीधे पहुंचता है। बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, अलग अलग ग्लैंड से क्या स्रावित होता है? हार्मोन्स। अच्छी बात, तो हार्मोन्स के कारण ही हमारा ये बाल आता है। हम लोग को आता है, लड़की लोग को नहीं आता। लड़की लोग, कुछ है लड़की को मूंछ दाढ़ी होता है, सबको होता है क्या? ये किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण। किसके कारण? हार्मोन्स के कारण होता है। तो हम लोगों में हार्मोन्स जैसा है वैसा वो सब तो चला, वो क्रोमोजोम्स जैसा आया है, जो मेल क्रोमोजोम है उसी के हिसाब से इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में जरा सा बदलाव हो जाता है तो मामला गड़बड़ा जाता है, फिर ट्रांसजेंडर हो जाएगा, ठीक ना। तो कहते हैं हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, जो कहां पहुंचता है? रुधिर में। पीयूष ग्रंथि का नाम सुने हो? कौन इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड तो कर दोसर नाम है। पिट्यूटरी ग्लैंड सुने हो? पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं, जिससे कि वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथियां वृषण, अंडाशय, थायराइड, एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करते हैं। अग्नाशय किसका स्राव करता है? इंसुलिन का। थायराइड थायरोक्सिन का, तथा एड्रिनलिन हार्मोन का उत्पादन कर। सब ग्लैंड अलग अलग हार्मोन देता है। 9-10 में पूरा डिटेल में पढ़िएगा। जैसे अग्नाशय है, अग्नाशय का जो बीटा सेल है वो इंसुलिन देता है। तो इंसुलिन का काम है किसका पाचन करना? इंसुलिन का काम है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। बोलन रे। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, जो हृदय की उत्तेजना के लिए जिम्मेवार होता है। बोलो। फिर आ जाओ इधर, क्यों गया? टेस्टिस तो हो गया, अंडा से। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन ग्लैंड से थायराइड निकलता है। बोलन रे। वो क्या करता है? आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। अरे घेघार रोग में वही ना काम करता है। टेस्टोस्टेरोन, बताओ नर, 100 बार का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन। टेस्टोस्टेरोन मेल की फीमेल? नर हार्मोन है। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु युग्मनज को क्या करता है? इचला गर्भाशय की दीवार है, यही ना युग्मनज को ग्रहण करता है। या निषेचन होने के बाद जो यहां आता है, तो ये युग्मनज को क्या करता है? ग्रहण करता है। ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे ऋतुस्राव, या मिलता है क्वेश्चन, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। अब दोस्त मेरे, अगर मान लो, अगर 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 ये मान लो कि गर्भाशय है, ये जो ब्लास्टोसाइड यहां आया ना, ये मान लो अगर दोस्त मेरे गर्भाशय है, अगर निषेचन हुआ, निषेचन हुआ तो यहां पर जो है कंप्लीट ये ब्लास्टोसाइड आके बैठ गया। अगर निषेचन मान लो नहीं हुआ, स्पर्म नहीं मिला, तो ये जो पूरा ये दीवार है, ये पूरा दीवार टूट के अब फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हर 30 दिन पर होता है, वो पूरा का पूरा जो है क्या होता है? निकल जाता है।
तो कहते हैं कि यौवनारंभ एवं जनन अंग परिपक्व होना हार्मोन से होता है। आज उधर कहता ऋतुस्राव अथवा क्या, रजोधर्म, जिसको आप मेंसुरेशन भी कहते हैं, मेंसुरेशन साइकिल भी कहते हैं, उसके द्वारा ये पूरा का पूरा टूट कर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। कहते हैं अजन्मे शिशु, जन्म लिया कि नहीं लिया, का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज XX है कि XY है। ये तो पते होगा, ई होगा तो क्या होगा, फीमेल, आई होगा तो मेल। और आपको यह भी पता होगा कि XY जो होता है मेल के पास होता है। ये जो Y चाहिए बेटा के लिए, बेटा होने के लिए क्या चाहिए, Y, तो Y चाहिए दोस्त मेरे, तो Y तो सिर्फ पिता ही दे सकता है, माँ के पास Y नहीं होता है। इसलिए अगर किसी को बेटा होता है कि बेटी होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, पिता। इसके लिए माँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, माँ, जबकि समाज में माँ को ही दोषी माना जाता है, जो कि एकदम साफे गलत है। बायोलॉजी के हिसाब से XY जो होता है वो किसके पास होता है, Y किसके पास होता है, मेल के पास, पिता के पास। माँ के पास तो Y है ही नहीं, और XY होगा तो क्या होगा, मेल। XY होगा तो मेल और XX होगा तो फीमेल। ठीक है, इसी का अगला वर्सन आपको क्लास 9 फिर 10th में मिलेगा। जिसका 6, 7, 8 पढ़ा हुआ है ना, उसको 8, 9, 10 पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा। बताओ, किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना क्या है, महत्वपूर्ण। अब देखो, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। मैं मान लो बहुत सारे अवशेषीय अंग, जैसे बाल जहां नहीं होना चाहिए वहां हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको स्वच्छता रखनी होगी। अब पता चला अगर आप स्वच्छ नहीं रखते हैं तो बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, और भी बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। ऐसा ई कोलाई हो जाता है। ई कोलाई मतलब समझो कि वो वेजिनल इन्फेक्शन से होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए जब भी आप किशोरावस्था में आते हैं तो आपको अपने जनन अंगों को या अन्य अंगों को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो कहते हैं किशोरावस्था में संतुलित आहार करना चाहिए। संतुलित आहार, आप देखो एक केस है अभी मेरे पास, उसको बउआ नहीं हो रहा है पिछले 4 साल से, 4 साल से अप्रोक्स बउआ नहीं हो रहा, और डॉक्टर मना भी कर दिया कि नहीं होगा, क्योंकि उसका स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। अब नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो उसका रीजन क्या दिया है, उसका रीजन दिया है सिगरेट का पीना, मतलब बहुत अधिक मात्रा में सिगरेट का पीना, जिसके कारण उसका स्पर्म जो है वो अंडा के साथ मिलकर फर्टिलाइज ही नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त मेरे कि जो अगर आप अल्कोहल, जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है, उस टाइम अगर वो सेक्सुअली इंगेज होता है और तब वो चाहेगा कि हमको बउआ हो जाए, बच्चा हो जाए, उस टाइम में फर्टिलाइजेशन की बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो डॉक्टर जब आप जाओगे ना, तो डॉक्टर अगर ऐसी समस्या आती है तो तुरंत पकड़ लेगी कि भैया ये अल्कोहलिक है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि जनन हो, उसके लिए आपको गुड हैबिट्स में रहना चाहिए, बैड हैबिट्स में नहीं जाना चाहिए। तो कहते हैं फिर जब जनन हो जाए उसके बाद आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बाल बच्चा हो ही जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है, नहीं। तो इसलिए आप लोग जाइएगा कि नहीं जाइएगा, एकदम बैड हैबिट्स में तब तक नहीं जाना है। और कहते हैं किशोरावस्था में संतुलित आहार करना, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण होता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। तो कहते हैं बल तथा दाब, आहा, बल लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, समझ ही रहे हो। बल और दाब में क्या अंतर है, कोई बताएगा? देखो, बल, ये बल भी है, ये दाब भी है। एकांक क्षेत्रफल पर जब लगेगा तो बल ही दाब है, लेकिन दाब और प्रतिबल में अंतर है। ऐसे ये दाब है, ऐसे खींचेंगे ये प्रतिबल। प्रतिबल का मतलब होता है खिंचाव, लेकिन बल और दाब में कोई अंतर नहीं है। एनसीईआरटी बड़ा मजेदार चीज है, चला अगर मजा लेने के लिए क्रमबद्ध रूप से पढ़ना होगा, 6, 7, then 8, then 9, then 10। 9, 10 में जाओगे तो म्याज एकदम हरिया देगा। जब जाओगे अभी तो पता चलेगा, 9, 10 में जाओगे न, चला एकदम एक स्टैंडर्ड तुमको मैच करता हुआ दिखाई देगा। बल और दाब, हम लोग बल लगाते हैं। सबसे पहले तो बल का जो क्वेश्चन आता है, बल क्या है? बल वह भौतिक राशि है जो किसी की अवस्था बदल दे। बल क्या है? वह भौतिक राशि जो किसी की अवस्था बदल दे। हमारे ऊपर धक्का लगाओगे तो मेरी अवस्था बदलेगी?
जो मेरी अवस्था को बदल देगा वो बल है, जो मेरी अवस्था को बदल देगा वो बल है। कोई दिक्कत? बोलन रे, बल कभी अकेले नहीं होता। अगर क्रिया का बल होगा तो प्रतिक्रिया का बल होबे करेगा। बल क्या है? जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल दे। सही है। और दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब। और दाब अदिश राशि है। दाब कौन राशि है? अदिश राशि है। बल की अगर हम बात करें, बल कभी अकेले होगा? अकेले नहीं होता है। और बल की अगर हम बात करें, एसआई मात्रक तो सबको पता होगा, न्यूटन। सीजीएस मात्रक टाइम ना। तुम लोग मत बोलना, हम ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों आप भी बताइएगा जब बोलेंगे तो। अभी नहीं बोलिएगा। इस बार एक क्वेश्चन पूछा था बड़ा बढ़िया, इस बार जो है ना बड़ा बढ़िया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम लव यू वाला क्वेश्चन पूछा था। ऑनलाइन वालों इसका आंसर बताओ। तुम लोग नहीं बोलना, ऑनलाइन वालों इसका आंसर बताओ। एक की दो हम आप लोगों का आंसर देख रहे हैं। ये आपस में लड़ने लगता है ये लोग कमेंट्स बॉक्स। कोई बताएगा? ये क्लास डेली होता है? जी डेली होता है, जी डेली होता है। पढ़िए नहीं, समझे? आप परीक्षा के बाद कहिएगा लड़ा कि नहीं लड़ा। जैसे एसके झा सालों भर पढ़ाता है, तुम परीक्षा के टाइम में 2 आना पढ़ने, समझा? तब कहना कि हमारा नौकरी काहे नहीं हुआ। नहीं हुआ तो एसके झा करा ना, हुआ था अपने कारण। कितना सिंपल बात। अभी चला पढ़ाने के नाम पे देखोगे, ईमानदारी से बताओ, ग्रुप डी के लिए ले लो तुम। ग्रुप डी के लिए पूरे भारत में 3-4 गो चैनल है जो पढ़ा रहा है। चारों चैनल को मिला दोगे ना तो 3 से 3.5 लाख बच्चा जो है तैयारी कर रहा है। वो जो 1 करोड़ तोरा दिख रहा है ना, चारों चैनल मिला दो, कितना बच्चा? 3.5 लाख। मेरा ढेरी दोस्त फार्म भर ले, और परीक्षा देने नहीं जाएगा। 60% 40% तो परीक्षा देने ही नहीं जाता है। बच्चा कितना? 60%। तो तुम देख लो, 3.5, सब चैनल जोड़ दोगे 3.5 लाख नहीं पूरेगा। परीक्षा है ना, 3.5 लाख नहीं पूरेगा। इसका मतलब रियल कॉम्पिटिटर तो और यही है, ठीक ना? उसमें भी उस 3.5 लाख में भी बच्चा रेगुलर नहीं है। हम तो कुछ कुछ टीचर से पूछे कि सर बताइए आपके ऐप पे कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, तो पता चलता है किसी का 12,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 7,000 है। सब मिला के हम जोड़े तो हमको 40, 45, 50,000 बच्चा मिला। मुंह से फेंकना बहुत आसान है। सब टीचर का हम पूछे तो दोस्त मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम है। आप पढ़िए, आपका हो जाएगा, ठीक ना? एकदम अन्य तो चला, इतना रिजल्ट कैसे हम लोग के यहां से हो जाता है? मतलब उधर साफे गड़बड़ी हो रहा है, पढ़िए नहीं रहा है लोग। तो इसलिए अभी हमको लगता है बिहार इलेक्ट्रिसिटी में 400 प्लस रिजल्ट, 400 से 500 के बीच में रिजल्ट जो मेरे आंख के सामने। गुरुकुल में जितनी लड़कियां थी उसमें से 90% का रिजल्ट 3 गो का मात्र नहीं है, मात्र 3 गो गर्ल्स गुरुकुल का। तो दोस्त मेरे आप पढ़िएगा, आपका हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आओ इधर, कितना बढ़िया देखो कंटेंट है। बल 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल कभी अकेले नहीं। यही क्वेश्चन पूछ दिया लड़का का, माई कहिया पूछ पढ़ाए थे आप। और अन्योन्य का मतलब ये होता म्यूचुअल। अन्योन्य का मतलब म्यूचुअल। अच्छा ये सुने हो, म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है? नहीं सुने हो? ये क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो ताकि तुमको म्यूचुअल समझ में आ जाए। म्यूचुअल में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एक कंपनी हम खोले, मान लो एक कंपनी हम कोई खोल दिए, ध्यान से देखना। एक कंपनी हम खोले और हम मोबाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा और भी बहुत सारा कंपनी चलता है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो हम क्या करते हैं दोस्त मेरे कि अगर मान लो 100 रुपया, कितना रुपया? 100 रुपया का खर्च है, तो हम कहते हैं कि कोई भी आम आदमी जो है ये पैसा लगा सकता है। मेरी कंपनी में आप पैसा लगाओ, हम जो कमाएंगे उसका जो प्रॉफिट होगा उसका इतना % हम आपको देंगे।
जो ब्याज से, जो नॉर्मल ब्याज मिलता है बैंक में रखोगे एफडी में 7.5% के आसपास, 7-6% के आसपास मिलता है, उससे बहुत ज्यादा होगा। यानी जो आदमी रिलायंस का शेयर खरीदा होगा 100 टका में, अभी ओकर शेयर लगभग 1.5 लाख के आसपास का हो गया होगा। अगर 1 लाख का शेयर उस टाइम वो खरीद लिया होगा तो अभी ओकर 13 करोड़ से 14 करोड़ का शेयर हो गया होगा। जिस टाइम रिलायंस स्टार्ट हुआ था कितना का, 1 लाख का। तो तुम समझ लो किस रेशियो में बढ़ता है। तो लोग क्या करते हैं कि भैया उस शेयर मार्केट सुने हो, ढेरी लोग एकराम भितरामपुर भी जा रहा है। मेरे जानने वाले 2 दोस्त चले गए, कोई 12 लाख कोई 14 लाख। मेरा एगो स्टाफ 6 लाख डाल दिया, 6 लाख बुड़ा दिया। हाँ, ये अब क्या किया कि ये दोस्त मेरे, ये आदमी क्या करता है, इसको कहता है कि हम भैया तुमको 20 टका देंगे। एक तो ये डायरेक्ट शेयर खरीद लेता है, इसमें शेयर हो जाता है कंपनी में। कंपनी में क्या हो जाता है, शेयर। आना है तो अगर तुमको ये पता नहीं है कि किस कंपनी का शेयर खरीदना है, तुमको ये नहीं पता है, तो एगो बीच में एक्सपर्ट रहता है, एकरा कहते हैं ब्रोकर, हिंदी में दलाल। अब ये क्या करता है दोस्त मेरे कि ये हमको नहीं पता कि कौन कंपनी में पैसा लगाएंगे तो मेरा बढ़ेगा, ठीक ना। तो ई करता है, ई पैसा हम दिए इसको, ई पैसा लगा देता है, इसमें रख नहीं लेता है, इतना घोर जुलुम नहीं होता है। लेकिन ई की कहता है से जानते हो कि भैया अगर तोहर हम 100 टका लगाएंगे ना कहीं, तो तोरा प्रॉफिट होगी, लॉस हम 2% लेंगे। हमारे विश्वास पे अगर तोरा हमरा देना है तो दो, न तो नहीं दो। लॉस हुआ तो तोहर, प्रॉफिट हुआ तो तोहर 2% हम ले लेंगे, ठीक। तो ये तुम कहोगे तो ये प्रॉफिट लॉस कुछो में नहीं रहेगा, तो हम इसको काहे देंगे, क्योंकि तोरा पता नहीं है। तुम कहोगे ये कहेगा खाली लॉस से हो जाएगा, तो कैसे होगा भैया, अकाउंट रजिस्टर्ड होता है, तुम भी देख सकते हो। बोलो ने, शेयर मार्केट रजिस्टर्ड संस्था है भारत सरकार की, तो वहां पर ये सब झोलझाल नहीं होता था। अब ये हो गया म्यूचुअल। तब म्यूचुअल में कितने लोग, 2 लोग कंपनी लोग है। म्यूचुअल में कितने लोग, 2। और सेल्फ अगर होगा तो ये नहीं होगा, अकेले होगा। यही ट्रांसफार्मर में होता है म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल होता है। कितने कॉइल होते हैं, अन्योन्य द्वारा, एक दूसरे से, अन्योन्य मतलब एक दूसरे के द्वारा। और अगर सेल्फ होगा तो 1 कॉइल होगा। बोलो, तो अन्योन्य है ही कि सेल्फ है, अन्योन्य है ना कि स्व है। सेल्फ मतलब स्व, अन्योन्य मतलब म्यूचुअल। तो ये दोस्त मेरे, ये दोनों है, तो इसका मतलब ये क्या है, म्यूचुअल है। इसीलिए कहता है म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, क्योंकि जे करेगा यही करेगा, सोच समझ के पैसा लगाना है। समझ में आई बात। तो दोस्त मेरे, कहने का मतलब ये हुआ कि बल 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया। देखो, बल हमारे ऊपर लगेगा, अच्छा हम अभी बल हैं, अरे हम अभी बल हैं, हम अभी, तो 2 वस्तु आएगा कि 1 आएगा। तो ये बताओ म्यूचुअल हुआ कि सेल्फ हुआ। इस शब्द समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। अरे समझ में आई बात। तो कहते हैं बल 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया म्यूचुअल के कारण लगता है। इसीलिए कहते हैं, पूछा था क्वेश्चन, कौन कभी अकेले नहीं होता है, बल। सही है, आगे बढ़े। बल का परिमाण तथा, बताओ बल सदिश की अदिश, तो सदिश होगा तो एकरा में परिमाण भी होगा, दिशा भी। अब इसका एगो नया क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है आजकल। क्या पूछता है, कहेगा बताओ बल क्या बदलने पर बदल जाएगा, वेग क्या बदलने पर बदल जाएगा। तो कहेंगे बल, कहेगा क्या बदलने पर बदलेगा, तो परिमाण बदलने पर बदलेगा, दिशा बदलने पर बदलेगा, कि दोनों बदलने से बदल जाएगा, दोनों बदलने से बदल जाएगा। बोले वह नहीं करेगा। मान लो मेरा 2 बेटा है, एगो राम एगो घनश्याम, ठीक ना। तो दोनों पर हम निर्भर करते हैं, तो कोई एक बदलेगा तो हम बदल जाएंगे। लेकिन वही अगर हम खाली रामे पर निर्भर करें तब, तो घनश्याम के मर जाने से भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
घनश्याम के अरबपति हो जाने से भी हमको कोई फर्क नहीं पड़े। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त मेरे कि बल सदिश है और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो ये दोनों बदलेगा तभी बदल जाएगा। बोलवे नहीं करें, ये क्वेश्चन थोड़ा मिलेगा। सदिश में दिशा और परिमाण दोनों के बदलने से सदिश बदल जाता है, चाहे वो बल हो कि संवेग हो कि आवेग हो। वही अगर अदिश होगा तो उसमें केवल परिमाण होता है, तो परिमाण के बदलने से वो क्या होगा, बदलेगा, और दिशा पर वह निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों होने वाले परिवर्तन का अर्थ होता है इसकी गति। यही तो क्वेश्चन है, यही करा। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन यही पूछा था, सेम टू सेम। अब यहां झोल क्या है से देखो, गति, एक मिनट रुक जा, यहां गति का मतलब है वेग। गति का मतलब क्या है, यहां नहीं। अब कहीं भी तुरा गति मिले तो कर क्या मतलब समझना, वेग। लेकिन गति का मतलब चालो होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, यहां कहता किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा चाल में परिवर्तन, मतलब अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो यह कितना मीटर पर सेकंड हो गया, कितना। चला एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? मजा इसलिए आ रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, समझा? न तो तू अपने से एक बार पढ़ के देखना। किसी वस्तु की चाल 2 से कितना 4 परिवर्तन अथवा गति की दिशा, गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति की अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन। क्योंकि गति मतलब वेग, अब वेग में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, दोनों। यही क्वेश्चन तेरा मिला होगा सेट में, अगर तू टेस्ट मारने वाला बच्चा होगा तो एक क्वेश्चन मिला, वेग परिवर्तित होगा, है। हमको लगता है टेस्ट में भी आया है, रात वाला में। बहुत बढ़िया, यही सब क्वेश्चन दोस्त मेरे थोड़ा फूसेंट में नहीं मिलेगा। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी हा एकदम चुम्मी लेने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या है, अरे चला तोरा इसलिए लग रहा होगा ना क्योंकि तू तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है। हमारा पास जब नया टाइप का क्वेश्चन आता है ना, हम उसको दिमाग में इससे मैच कर रहे हैं कि उस दिन जो देखे थे ई क्या है, तो तब दिमाग बड़ा मजा दे रहा है हमको। अब तोरा पूछेगा बताओ तो बल क्या करेगा, ये क्वेश्चन पूछे देखा है तुम, असंतुलित बल क्या करता है, दिशा बदलता है, अवस्था बदलता है, गति बदलता है, नहीं देखा तो हम बताते हैं। देखो अगर हमारे ऊपर बल लगा, अब क्या क्या हो सकता है। एक तो मेरी गति बढ़ जाएगी, बोलो। दूसरा मेरी दिशा भी बदल सकती है, हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, इधर से बल लग जाएगा, हम ऐसे चल जाएंगे। तो एक तो गति बदलेगी, दिशा बदलेगा, अब बेसी लग जाएगा तो अवस्था बदल जाएगा। एगो ट्रक है ना से ठोक दे, एगो ट्रक है ना से ठोक दे, तो हम चिपटा ना हो जाएंगे रे भाई। तो कहते हैं किसी वस्तु पर लगने वाला बल 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 उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है तथा दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है, दिशा में भी परिवर्तन। केसी सिन्हा सर को जनसुराज से टिकट मिला है, और पता है तुम लोगों की नहीं, जनसुराज की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन आदरणीय केसी सिन्हा जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करेंगे कि आगे शिक्षा के क्षेत्र में केसी सिन्हा जैसे लोगों का आगमन होगा हमारे बिहार में, चाहे वो किसी पार्टी से हो या जैसे हो। इस बार ना हो, कभी भी हो, किसी भी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी से हो, एनडीए से हो, उन्होंने राजनीतिक इच्छा जाहिर की इनके लिए। हम सभी बिहारवासी उनका स्वागत करते हैं। क्या इसलिए स्वागत करते हैं दोस्त मेरे कि हम सब ने उनकी किताबों को पढ़ा है। अगर सच पूछो तो सबसे ज्यादा अगर बिहार को किसी ने कुछ दिया है तो अगर नाम है केसी सिन्हा सर। हम लोग अगर हमसे पूछोगे
तो एचसी वर्मा सर का योगदान हमको उतना नहीं लगता है जितना केसी सिन्हा सर का लगता है, क्योंकि केसी सिन्हा सर का योगदान हर बच्चे तक पहुंचा है। लेकिन एचसी वर्मा की सर की किताबें बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन उसको बच्चे पढ़ नहीं पाए। पढ़ नहीं पाने के कारण वो सेवाएं सब तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन बताओ इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं, ऑनलाइन वालों एक टाइप करना, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केसी सिन्हा सर की किताबें पढ़ी है? एक बार हो जाए क्लैपिंग केसी सिन्हा सर के लिए। हमको चला बड़ा अच्छा लगा, सच पूछो। हम उनका वीडियो था लगभग 35-40 मिनट का, हम पूरा वीडियो देख के उनका चेहरा देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा था। बिहार को अगर किसी बंदे ने कुछ दिया है, उस बंदे का नाम है केसी सिन्हा। हम किसी पार्टी के तरफ से नहीं है, हम किसी, आज तक तुम किसी पार्टी का तारीफ नहीं सुना होगा। हम फिर अभी कह रहे हैं कि हम पार्टी से अलग, सिर्फ हम इस बात के लिए उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे बिहार को बहुत कुछ दिया। बिहार के युवाओं को अगर मैथ सही तरीके से पढ़ना किसी ने सिखाया, उसका नाम है केसी सिन्हा। ठीक ना? आई लव केसी सिन्हा, नाम लव यू वाला लव। और एचसी वर्मा सर से हमारी शिकायत यह है कि उनको एक और किताब लिखना चाहिए जो सारे बच्चों को समझ में आए। ठीक ना? ये मांग अब हम उनसे कभी मिल नहीं पाए, लेकिन अगर मिलेंगे तो ये बात उनको कहेंगे जरूर, क्योंकि एचसी वर्मा, कितने लोग एचसी वर्मा नहीं पढ़ पाए, जो पढ़ नहीं पाए, बाकी सब लोग किसी से ना पढ़ पाए। तो इसलिए दोस्त मेरे, ऐसा नहीं है, उनकी किताबें हायर स्टडीज के लिए, आईआईटीज, नीट के लिए बहुत उपयोगी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन केसी सिन्हा सर की किताब हमको लगता है अंतिम पंक्ति का बच्चा भी पढ़ा है। यही कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग लगता है उसी विधानसभा क्षेत्र में है, उसी में है हम लोग, लेकिन हम लोग वोट नहीं गिरा सकते ना, तो पहला वोट हम जाके उनको देते हैं एकदम ईमानदारी से। कहते हैं दोस्त मेरे, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। अब बताओ, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने वाले पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। हाँ, देखो बल दो प्रकार के, एक संपर्की बल, एक असंपर्की बल। देख लो बल कितने प्रकार के, बल कितने प्रकार के? बल दो प्रकार के, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, संपर्की बल, और दूसरा असंपर्की बल। संपर्की बल का, रुक जाओ, एक एग्जांपल बताओ। घर्षण बल को मानोगे? ये संपर्की बल है। आप बताओ, एक एग्जांपल बताओ। गुरुत्वाकर्षण बल, इसको असंपर्की बल के नाम से जानते हैं। हो गया? कि छोटा चोर सब जो खड़ा होता है उससे बढ़िया नहीं है रे? हाँ, फलना के बेटा, चिलना के बेटा, बताओ यार, किसी को तो वोट देने हैं। हमको तो भाई बहुत बढ़िया लगा प्रश्न, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। उनको हम मतलब देख के जो फील लेते हैं ना, क्या ही बताएं। हो गया? लेकिन हमको ये भी पता है कि परिणाम क्या होगा। वो उस सीट से लड़ने जा रहे हैं जहां 35 साल से बीजेपी जीत रही है। कितने साल से? शायद, जैसा कि हमको पता है, अब डेटा इधर उधर हो सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। कहता प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अरे बाबू, अरे सोना, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा दिया था। बोलो क्या गड़बड़ाया? गड़बड़ाया तो खाली हमारी किताब में था, बाकी कहीं नहीं था। अब बता देते हैं, तुम जाके किताब खोल के देख लेना, क्वेश्चन मिला के देख लेना। क्या ये क्वेश्चन अभी 2024 में 25 में पूछा गया? क्या ये क्वेश्चन 2024-25 में पूछा गया? प्रणोद भी एक प्रकार का बल है। प्रणोद मतलब अप थ्रस्ट, अप मतलब ऊपर की ओर, थ्रस्ट मतलब बल। ऐसे जो हम लोग बल लगाते हैं उसी को अप थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको?
ऊपर की ओर लगने वाला बल, और ये एकदम इसके जा समान विज्ञान में ही आपको ये मिलेगा। लिख लो इसको। सेम इसने लिखल है किताबों में, इसने पूछो किया है। हो गया। ये वो कहता है आपके क्लास में अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। देखो, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रणोद बटे क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन क्या पूछा था? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रणोद क्या है? अप, अप मतलब ऊपर, थ्रस्ट मतलब बल, इसी को कहते हैं अप थ्रस्ट। क्या कहते हैं इसको? अप थ्रस्ट कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रव तथा गैस के बर्तनों की दीवार पर, ये द्रव और गैस के बर्तनों की दीवार पर दाब लगता है, लेकिन क्वेश्चन एक पूछता है कि बताइए किसी द्रव के अंदर किसी निश्चित बिंदु पर दाब हर दिशा में क्या होता है? समान। यही पास्कल का नियम यहीं से आता है। बुलंद रे, हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को कौन दाब कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। इस बार पूछ दिया था एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना, आगे आप पढ़िएगा, एनसीईआरटी में ही है। अब यहां से आप चलिएगा कहां पर? घर्षण। मजा आया? और अभी नहीं चला, अब मजा आएगा थोड़ा जब क्लास के बाद हम क्लास 9th में पहुंचेंगे, तब डेली 3-4 पैक बियर पी के जाएगा तू। एकदम दारू का नशा अगर 9th-10th में नहीं ला दिए तो तुरा जे कह दो। जो बच्चे नए हैं, इस क्लास की टाइमिंग है 8:15 में, और ये क्लास संडे टू संडे चल रही है। और सबसे संडे टू संडे में बच्चा कहता है सर एक ही दिन, भाई सप्ताह के 7 दिन चलता है। टाइमिंग नोट कर लो, शाम में 8:15 में। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, इसी कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द चला आईटीआई वालों के लिए वर्कशॉप, छठ के 1 सप्ताह बाद स्टार्ट होने जा रहा है।